हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके चैनल यूनिवर्सल स्टडी अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एमसीक्यूज़ बहुविकल्पीय प्रश्नों की जो आपके बीटीसी लिए जो हैं वो हेल्पफुल होंगे। यहाँ से आपका मान के चलिए कि 100% एमसीक्यूज़ और वेरी शॉर्ट जो है यहाँ से कवर हो जाएंगे आपके। और इस वीडियो में हम बात करेंगे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आगे आने वाले पार्ट में भी हम इस तरह से बात करते करते आपके ऑलमोस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है उसको कवर करा देंगे, जिसके साथ साथ आपका जो है वेरी शॉर्ट वो अपने आप ही कवर होगा। चलिए दोस्तों, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि वे पदार्थ जिन पर पड़ने वाला प्रकाश आंशिक रूप से निर्गत होता है वो क्या कहलाते हैं? प्रदीप्त, पारदर्शक, अपारदर्शक या अल्प पारदर्शक। बात करें सही आंसर की तो अल्प पारदर्शक यहाँ पे इसका आंसर होगा। याद रखिएगा कि अल्प पारदर्शक को जो है वो पारभासी भी कहते हैं। पारभासी भी कहते हैं। क्या होता है ये कि जिन पदार्थों में से देखा तो जा सके लेकिन एकदम स्पष्ट रूप से नहीं, इसको हम अल्प पारदर्शक या पारभासी कहते हैं। इनके उदाहरणों में अक्सर पूछा जाए तो चिकना कागज हो सकता है, धुंधला कांच हो सकता है, या सफेद जो पॉलिथीन की एक शीट रहती है वो इसमें आएगी। अक्सर ऐसा जो है इसमें पूछा जाता है। या फिर जो तेल लगे कागज होते हैं जिसमें से भी साफ आर पार नहीं दिखता है, ये सारे अल्प पारदर्शक या पारभासी के जो है वो उदाहरण हो जाएंगे। लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस प्रकाश स्रोत से उपछाया नहीं बनती है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिंदु प्रकाश स्रोत, इससे जो है वो उपछाया नहीं बनती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, अगला प्रश्न है कि जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब होता है। आपके ऑप्शन है पूर्ण चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, खंड चंद्र ग्रहण या फिर चौड़ा प्रकाश स्रोत। आपको बताना है इन चारों में से क्या होगा। सबसे पहले तो बात करें कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या है, तो सूर्य ग्रहण की स्थिति को समझिए। सबसे पहले जो पृथ्वी होती है और चंद्रमा जब चक्कर लगाते लगाते एक ऐसी स्थिति में आ जाएं कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, यानी कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों जो हैं वो एक सीध में आ जाते हैं। और क्या होता है कि इस स्थिति में चंद्रमा सूर्य से जो आने वाली प्रकाश की किरणें होती हैं उनको पृथ्वी तक आने से रोकता है, जिसके कारण जो चंद्रमा होता है इसकी जो छाया है वो पृथ्वी पर पड़ने लगती है और सूर्य दिखाई नहीं देता है। ये जो सूर्य है दिखाई नहीं देता है, इसको हम क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण। याद रखिएगा, ये सूर्य ग्रहण होता है वो हमेशा ही अमावस्या के दिन पड़ता है। और इसी के क्रम में अगर हम चंद्र ग्रहण को समझें तो ऐसी स्थिति जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य में पृथ्वी आ जाए, सूर्य और चंद्रमा के मध्य में ये पृथ्वी आ जाए, अर्थ आ जाए, तो ऐसी स्थिति जो है वो हमारी चंद्र ग्रहण कहलाती है। और ये जो चंद्र ग्रहण होता है ये हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो है वो चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता और पृथ्वी जो है सूर्य से आने वाले प्रकाश की किरणों के मार्ग में क्या करती है? अवरोध उत्पन्न करती है और फलस्वरूप इसका क्या होता है कि चंद्र ग्रहण लगता है और हमेशा ये पूर्णिमा के दिन लगता है। इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि खंड चंद्र ग्रहण क्या होगा, जैसा कि आपका इसका सही ऑप्शन है खंड चंद्र ग्रहण, तो जब चंद्रमा का कुछ भाग पृथ्वी की उपछाया में हो तो और बाकी का जो भाग है वो हमें थोड़ा सा आंशिक रूप से दिखाई पड़े, तो इसको हम आंशिक चंद्र ग्रहण या फिर खंड चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी डायरेक्ट लघु उत्तरी में जब आपसे पूछा जाता है तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में भी एक अंतर जो है वो पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मंगलयान मंगल ग्रह की सतह पर पहुंचा, कब पहुंचा, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। बात करें अगर सही आंसर की तो यहाँ पे सी जो है आपका ऑप्शन 24 अक्टूबर 2014 को जो मंगलयान है ये मंगल ग्रह की सतह पर पहुंचा था। बात करें इसे कहाँ से छोड़ा गया था तो आंध्र प्रदेश के जो श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वहाँ से इसे जो है वो सफलतापूर्वक छोड़ा गया था। और इसका जो पूरा एक नाम था वो मार्स ऑर्बिटर मिशन करके इसको नाम भी दिया गया था। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में है कि भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? आपको बताना है कि भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे। ऑप्शंस में है आर्यभट्ट, राकेश शर्मा, भास्कर या सतीश धवन। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा राकेश शर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपके लिए कि नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बेंगलुरु या फिर यूरोपीय संघ या फिर वॉशिंगटन डीसी। बात करें नासा के बारे में तो नासा का जो फुल फॉर्म है हो जाएगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या है, ये एस्टैब्लिश कब हुआ था पूछा जा सकता है आपसे, तो 1958 में, सॉरी यहाँ पे होगा 19
1958 में जो है ये इसकी स्थापना हुई थी नासा की, और इसका जो हेड क्वार्टर है यानी कि जो मुख्यालय है वो आपका वॉशिंगटन डीसी में है। इसके फाउंडर जो हैं वो ड्वाइट डी एइज़नहावर जो हैं वो इसके फाउंडर हैं। इतनी बातें आपको नासा के बारे में पता ही होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, देखिए कि जो मृदा है उसका लाल रंग किस उपस्थिति के कारण होता है? यूरिया, कैल्शियम क्लोराइड या फिर आयरन ऑक्साइड या उपरोक्त सभी? बात करेंगे सही आंसर की, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आयरन ऑक्साइड। अच्छा, ये एक बात याद रखिएगा कि यहाँ अगर आयरन की जगह आपका फेरिक लिखा होता, फेरिक ऑक्साइड, तो वो भी इसका सही आंसर होता। फेरिक ऑक्साइड या फिर आयरन ऑक्साइड जो है वो मृदा का लाल रंग की उपस्थिति का कारण होता है। अगला देखिए क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, इसी के साथ ही वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिल सके। पूछा है अगले क्वेश्चन में कि किस मिट्टी में आलू जो है वो अधिक अच्छा होता है? आलू आपको बताना है कि किस मिट्टी में अधिक अच्छा होता है। आपके ऑप्शन है यहाँ पे चिकनी मिट्टी में, गाद मिट्टी में, बलुई मिट्टी में या फिर जो है दोमट मिट्टी में। बात करें अगर इसके सही आंसर की, तो यहाँ पे जो बलुई मिट्टी आप देख रहे हैं इसमें आलू का उत्पादन अच्छा होता है। कारण ये है कि बलुई मिट्टी जो होती है उसमें आपका करीब 52% से कम इसमें रेत होती है, और गाद आपकी होती है इसमें 50% तक। एक मिश्रण होता है ये इन दोनों का, और इसका जो एक उपजाऊ होती है ये बलुई मिट्टी, जो मतलब बहुत अधिक उपजाऊ मानी जाती है, खेती के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है अधिक सांद्रता के कारण। तो इसलिए क्योंकि इसमें अधिक जल सोखने की भी क्षमता होती है, तो आलू वगैरह का जो उत्पादन है इसमें बहुत बढ़िया होता है। सभी चीज़ों का उत्पादन ऑलमोस्ट बलुई मिट्टी में अच्छा होता है, तो यहाँ पे बलुई मिट्टी जो है उसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा है कि वृक्षारोपण में भूमि का कटाव होता है कम, अधिक या फिर नहीं या फिर समान रूप से? तो वृक्षारोपण कहा ही इसलिए जाता है कि वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा करो जिससे भूमि का कटाव कम या अधिक ना हो के एक समान रूप से हो। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। पूछा है बारीक बालू के कणों की माप होती है। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए, बी, सी और डी। इसमें से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इस क्वेश्चन का आंसर कि इसका आपको क्या सही आंसर लगता है आपके अकॉर्डिंग। फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि बारीक बालू के कणों की माप क्या होती है। आपको ज़रूर से आप लोग बताइएगा कमेंट करके, और गलत बताएं या सही बताएं पर कोशिश ज़रूर कीजिएगा एक बार। चलिए देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि बलुई दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा होती है। पूछा है बलुई दोमट मिट्टी, तो यहाँ पे आपको बताया गया 50 से 60 या 60 से अधिक, ये आपका 60 से अधिक और 80 से कम होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है 60 से अधिक 60% से, और 80 से कम ये हो जाएगा आपका बलुई दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा का एक निर्धारित प्रतिशत। अगला ऑप्शन है कि नियमित खाद के प्रयोग से क्या होगा? उपज में वृद्धि होगी, मिट्टी की वृद्धि होगी, पानी की वृद्धि या कोई नहीं? डेफिनेटली उपज की वृद्धि होगी एक नियमित खाद से। अगला क्वेश्चन है आपका कि कंपोस्ट खाद जो है वो बनाई जाती है। ऑप्शंस यहाँ पे हैं आपके गोबर से, कूड़ा या कचरा से, ए, बी या दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए कंपोस्ट खाद एक प्रकार की आपकी जैविक खाद होती है जो कि एक नेचुरल खाद है। कंपोस्ट खाद जैविक खाद है, गोबर और कूड़ा कचरा से ही बनाई जाती है, एक बहुत ही सरल तरीके से बना ली जाती है, और इसमें किसी तरीके का कोई भी एक आर्टिफिशियलिटी नहीं है, जिससे जो पौष्टिक होता है खाना जो है आपका, फसल जो होगी वो एक बहुत ही पौष्टिक होगी। ये इसके कुछ एक कंपोस्ट खाद की एक अच्छी चीज़ होती है, तो ये अक्सर जैविक खाद कहलाती है, और गोबर कूड़ा कचरा इन सब चीज़ों से जो है ये बनाई जाती है, छिलके हो गए इन सारी चीज़ों से। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे बढ़ते हैं शीघ्र, धीमे, बढ़ते ही नहीं या इनमें से कोई नहीं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे अति शीघ्र गति से बहुत तेजी से जो है वो बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से वृद्धि होती है। कीटनाशक दवाओं का अगर आप प्रयोग करेंगे तो इससे किस में वृद्धि होगी? रोगाणु प्रतिरोध में, कीड़े मकोड़ों में, इल्लियों में या इनमें से कोई नहीं? बात करें अगर इसके सही आंसर की, तो यहाँ पे जो रोगाणु हैं उनके प्रतिरोध में इससे जो है वो वृद्धि होती है कीटनाशक से। कीटनाशक कैसे होते हैं? अनुपयुक्त होते हैं, विषयुक्त होते हैं, ए, बी दोनों या कोई नहीं? कीटनाशक जो है वो विषयुक्त होते हैं, इसलिए कहा भी जाता है कि हमें बहुत अधिक कीटनाशक का प्रयोग जो है वो नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 17
देखिए हमारा टारगेट ये है कि 10 से 15 मिनट में आपके जो है सारे क्वेश्चंस ये वाले वीडियो के हो जाए, वीडियो बहुत लेंदी ना जाए, इसलिए मैं बहुत स्पीड में पढ़ा रही हूँ। आप भी उसको तेज़ी से जो है देखने की और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि खरीफ की फसल है गेहूँ, चना, मटर या धान। सबसे पहले खरीफ की फसल को समझ लीजिए कि इसी के साथ एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री जो पौधे हैं उनके हमने आपको ट्रिक से जो है बता रखा है पूरा। अगर नहीं देखा होगा वीडियो तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो प्रोवाइड कराऊंगी, आप वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बनता है। यहाँ पे पूछा गया है कि खरीफ की फसल है, क्या है इन चारों में से खरीफ की फसल। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि खरीफ की फसल है क्या। ये जो है आपकी जून और जुलाई में बोई जाती है और ये अक्टूबर के महीने के आसपास जो है इसको काटा जाता है। इसके उदाहरण की अगर आप बात करेंगे तो इसमें आपके बहुत सारे उदाहरण आ जाएंगे। सबसे पहले तो इसका ही जो एक सही ऑप्शन है धान, जिसको चावल भी कहते हैं, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग फली, मूंग हो गया, गन्ना, सोयाबीन, ये सारी चीज़ें जो है आपकी वो खरीफ की फसल में आती हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, और ये मटर जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये मटर आपका जो है रबी की फसल में आता है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि हैरो खेत से क्या निकालने के काम आता है। हैरो आपसे पूछा है कि खेत से क्या निकालने के काम आता है, खरपतवार या फिर आपका ये मिट्टी या फिर पानी या फिर उपरोक्त तो सभी। डेफिनेटली जो है हैरो, अगर थोड़ा गांव से जुड़े होंगे आपको तो पता होगा कि हैरो एक प्रकार का आपका यंत्र होता है जो खेतों वगैरह में होता है। वो कुछ इस प्रकार का होता है, ये मान लीजिए इस प्रकार का, और यहाँ पे नट बोल्ट से जो है ऐसे ऐसे करके कील जो है वो चारों तरफ से लगी रहती हैं ऐसे ऐसे। और ये जो है एक तरीके से क्या काम आता है खेतों में। क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों यहाँ से आपके लघु त्रय में भी बनते हैं कि हैरो से क्या काम है या यंत्रों के नाम लिखिए। तो इस तरीके से ये होता है, यहाँ पे खूंटी से ये सारी जो है वो बंधे रहते हैं सारे नट बोल्ट से ये कील। तो ये क्या करता है, जो पानी होती है बरसने पर पपड़ी तोड़ने में, जो भूमि है हमारी जमीन उसको भुरभुरी बनाने में, ये इन सारी चीज़ों में काम आता है। गोबर की खाद के ढेर को बिखेरने में काम आता है, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें जो पूछा है आपका काम, सबसे इंपॉर्टेंट काम याद रखिएगा कि खेत से खरपतवार निकालने में जो है हैरो आपका काम आता है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिबलर से बुआई होती है। आपसे पूछा है कि डिबलर जो है वो उससे बुआई किस चीज़ की होती है, गेहूं की, चने की, धान की या फिर बाजरा की। देखिए जो रबी की फसल होती है इसमें आपका गेहूं और जौ आता है। इसकी बोने का एक ये बहुत ही बढ़िया यंत्र होता है, लकड़ी से बना रहता है, समान दूरियों पर खूंटियाँ रहती हैं और इससे क्या होता है एक इक्वली जो है बीज बो सकते हैं हम। कुछ इस प्रकार का होता है, कुछ इस प्रकार का, और यहाँ कांटे लगे रहते हैं इक्वली, तो इससे इक्वली जो है वो बीजों को बोने का काम आता है। बेसिकली ये रबी की फसलों के लिए बहुत अच्छा एक यंत्र है। तो रबी की फसलों में गेहूं और जौ इस तरह की चीज़ें आती हैं, इस तरह से आप आइडिया भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका गेहूं जो है इसका सही आंसर होगा। देखिए अगर आपको दोस्तों MCQs नहीं आते हैं तो आप कोशिश कीजिए उस कौन से गलत हैं उनको देखिए, छाटिए उनको, इस तरीके से आप जो है सही उत्तर भी पा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि सिंचाई की कटाऊ पानी विधि क्या है। सिंचाई की कटाऊ पानी विधि आपका ऑप्शन नंबर ए अपप्लावन या प्रवाह विधि जो है वो इसमें होगी, सिंचाई की कटाऊ पानी विधि। अगला क्वेश्चन है कि बल का SI मात्रक क्या है। आपसे पूछा है बल का SI मात्रक जूल, न्यूटन या फिर अर्ग या फिर मीटर। यहाँ पे बल का SI मात्रक जो है वो न्यूटन होता है। तो अगला प्रश्न है कि MKS पद्धति में कार का मात्रक क्या है। MKS पद्धति में कार का मात्रक है जूल। लेते हैं इसी के साथ अगला प्रश्न। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फटाफट से, ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए करते रहिए आगे भी। हम कई सारे एग्जाम्स की जो है वो टीचिंग एग्जाम से बेसिकली जुड़ा हुआ चैनल है और प्रैक्टिस जो है वो हमेशा ही चलती रहती है, वीडियोस की लगातार हम कराते रहेंगे। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, 1 जूल होता है। 1 जूल जो है वो आपका न्यूटन इंटू 1 मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। गति के कारण कार्य करने की क्षमता गतिज ऊर्जा कहलाएगी। इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक लाभ होता है। इस वीडियो के लिए आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, आपको बताना इसका सही आंसर A, B, C या D। यांत्रिक लाभ जो है वो आपका W/F के बराबर होता है। W/F, यहाँ W से आपका वर्क और F से जो है आपका फोर्स हो जाएगा, ये होता है। बाकी इससे रिलेटेड ये जो आपके चैप्टर्स हैं प्रकाश, वो हमने पहले भी करा रखा है। MCQs भी उसके किए हुए, नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड होगा आपको, वहां से आप देखिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।